ओके डेयर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। अभी वर्ल्ड के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज है 2 अप्रैल 2025, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को वार्निंग दे रखी है कि पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट पर टैरिफ को स्लैब किया जाएगा, चुंगी लगाई जाएगी। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आया हूं। टैरिफ युद्ध भारत के लिए संकट या आर्थिक अवसर? ऑल्दो दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, but exclusively in context of India we have to observe it। अब पहले हम समझ लें कि उनका प्लान क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब हुआ कि जिसने हमारे यानी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, अमेरिकन गुड्स पर जितनी दर से चुंगी लगाई हुई है एंड ड्यूटीज को इम्पोज किया हुआ है, हम उतनी ही दर से उनकी वस्तुओं पर भी चुंगी लगाएंगे, उनकी वस्तुओं पर भी ड्यूटीज को फिक्स करेंगे। तो अब इसमें किसी पर वो 20%, किसी पर 25%। जैसे आपने सुना होगा कि कनाडा एंड मैक्सिको के प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ को स्लैब कर दिया गया। चाइना के प्रोडक्ट पर 20%। यूरोपियन यूनियन को भी इतना तक चेतावनी दी गई कि हम 50% तक इम्पोज कर देंगे। इंडिया को भी बार बार ये हिंट किया जा रहा है कि इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो उसमें 2 अप्रैल तक की जो वार्निंग है, उसके दायरे में इंडिया भी आता है। तो अब इस पर दो तरह के विचार आते हैं। एक, कि इंडिया के लिए एक नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सिद्ध हो सकती है, ये भारत के लिए एक नया आर्थिक अवसर सिद्ध हो सकता है। दूसरा विचार है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है। हमारा विकसित भारत का जो 2047 का जो स्वप्न है वो चूर-चूर हो सकता है। जो इंटरनेशनल सप्लाई लाइन है वो ब्रेक डाउन कर सकती है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट हो सकता है, जिसमें इंडिया इंडिया को भी बाहर से इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ एफडीआई, एफपीआई में भी कमी आ सकती है। डॉलर का विथड्रॉल हो सकता है। मतलब दे आर द डूम्ससेयर। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिवास्टेट होने की बात करते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट भी हैं कि जिन्होंने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है, बल्कि वह इंडिया के लिए उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। तो देखिए, इन दो भिन्न विचारों का होना स्टूडेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए चैलेंजिंग ज़रूर है, क्योंकि दो कई बार देखिए हम स्टूडेंट्स के बीच होते हैं, तो वो तय नहीं कर पाते हैं कि हम किस विचार के साथ जाएँ। पहले वाले विचार के जो इंडिया के लिए डिवास्टेटिंग बताता है, या दूसरे वाले विचार के जो इंडिया के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बताता है। लेकिन ये 2 तरह के विचारों के बीच पहले हम समझ लें कि जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो सोशल साइंस में कंसेंसस कभी नहीं होता। हमेशा मोर देन वन पर्सपेक्टिव होता है। और जहाँ तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो वैसे भी इकोनॉमी एज़ ए सब्जेक्ट, मैं समझता हूँ कि या अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी उसके इम्पैक्ट की बात करें, तो ये सिर की बीमारी और सिर के दर्द और पैर के दर्द की बात है। या तो ये हेडेक है, या आप उसको लेग में एक पेन मान लें। क्योंकि अब इसमें तो तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर हम कोई एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करते हैं, या कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, तो उसके अच्छे प्रभाव भी दिखते हैं, उसके बुरे प्रभाव भी दिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसको सिर का दर्द या पैर का दर्द समझ लिया जाए, सिर की बीमारी या पैर की बीमारी समझ ली जाए, और एक ना एक दर्द को बर्दाश्त ही करना पड़ता है। चूज़ यह करना पड़ता है, यह दर्द कौन-सा बुरा है, लेसर ऑफ द टू इविल्स कौन है? दोनों में कौन-सा दर्द, कौन-सा पेन कम ज़्यादा बियरेबल होगा, जिसे हम ले लें। तो चलिए पहले ये हम देख लें कि भाई इसका डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए, यूएसए ने कनाडा पर 25%, मेक्सिको पर 25% ड्यूटीज को स्लैब कर दिया है, चाइना पर 20%। और उसने वार्निंग दी है इंडिया के लिए कि इंडिया भी इसके लिए स्पेयर नहीं होगा। यूरोप को तो उसने 50% तक ड्यूटीज को इम्पोज करने की वार्निंग दी। अब सवाल उठता है कि हम इन दोनों पक्षों को थोड़ा सा समझ लें। एक है टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, चुंगी युद्ध,
डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, हम अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो देखिए, अब भारत के कंटेक्स्ट में डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट में एक ये हो सकता है कि हमको यूएसए के साथ, यानी यूएसए के साथ हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब यह हुआ कि हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते, मतलब हमारे 35 बिलियन डॉलर, मतलब 35 बिलियन डॉलर डॉलर का हम बैलेंस रखते हैं यूएसए के साथ। कहीं पर अलग-अलग डेटा भी मिलेगा, तो इकोनॉमी में इस तरह के डेटा को लेकर बहुत पर्टर्ब नहीं होना है। डेटा का फ़र्क आना बहुत ही नेचुरल है। अलग-अलग सोर्सेज़ में कहीं आपको 42 बिलियन डॉलर मिलेगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब मान के चले, हमने एक पैमाना लिया कि 35 बिलियन डॉलर का, लेकिन डेटा में कहीं फ़र्क लगता, कहीं 37 बिलियन भी मिलता, कहीं 42 बिलियन भी मिलता। खैर, दैट इज़ द इमैटेरियल थिंग। अब हम आगे बढ़ें कि इतना हमें बैलेंस आ रहा है। तो अब हमारा क्या है कि हमारी जो ड्यूटी है, जैसे इंडिया ने का जो ड्यूटी का दर है, उसमें भी आपको अलग-अलग रेट दिखेगा। जैसे हमारा चूंगी जो टैरिफ दर है, वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा, जो हम उनके प्रोडक्ट पर लगाते हैं, वो कहीं ज़्यादा होता है, और जो अमेरिकन्स लोग हमारे प्रोडक्ट पर लगाते हैं, वो कम होता है। जैसे अब ये डेटा आपको 17% भी मिलेगा, कहीं 16% भी मिलेगा। आज मैंने एक सोर्स में देखा कि 11% भी है, तो चलो हम 11% से 70% तक लेते हैं कि जो हमारी ड्यूटीज है, जो हम इम्पोज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। इसको डोनाल्ड ट्रंप महोदय बहुत ज़्यादा मानते हैं, और आपको याद होगा कि इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग भी कह डाला कि अरे इंडिया का क्या है, इंडिया तो टैरिफ किंग है। लेकिन अमेरिकन, हमारे प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिकन ड्यूटीज होती है, वो 3% की ड्यूटी, 3%। तो 3% की ड्यूटी होती है, तो अगर मान लें हम, अगर 11% हमारी ड्यूटी है, तो 8% का बैलेंस आ रहा है। और अगर हमारी ड्यूटी 17% है, तो 14% का बैलेंस आ रहा है। अब इस दर से अगर यूएसए ने हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दिया, तो हमारा जो ये 35 बिलियन डॉलर का जो सरप्लस है, वो हमारा सरप्लस हमारे हमारे हाथों से निकल जाएगा। ये 3500 बिलियन डॉलर का जो हमारा सरप्लस है, वो सरप्लस डेफिनिटली हमारे हाथों से निकल जाएगा। हम इस सरप्लस को बनाकर नहीं रख पाएँगे। दैट इज़ द वन फैक्टर यू कैन से। सेकंड वन, ये मैं डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी अभी देखिए, हमारा इश्यू क्या है, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, यानी इसका विध्वंसात्मक प्रभाव, विध्वंसात्मक, नकारात्मक प्रभाव। तो अब इससे क्या होगा कि वो हम पर ड्यूटीज़ लगाएँगे, सॉरी, अगर वो हम पर ड्यूटीज़ लगाएँगे, तो इसका और भी इम्पैक्ट दिखेगा। थोड़ा-सा मैं इसको आपको ऊपर ले चलता हूँ। अब इसका हमें और भी इम्पैक्ट दिखेगा, कौन-सा? तो हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ेगा, ट्रेड डेफ़िसिट, व्यापारिक घाटा बढ़ेगा, और जब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में फ़र्क आएगा, तो इससे, जैसे व्यापारिक घाटा बढ़ेगा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट का मतलब हुआ कि हमारा जो करेंट अकाउंट डेफ़िसिट, जिस समय व्यापारिक घाटा बढ़ने लगेगा, तो हमारा राजस्व घाटा बढ़ जाए, करेंट अकाउंट डेफ़िसिट हमारा बढ़ जाए। और जब करेंट अकाउंट डेफ़िसिट या राजस्व घाटा बढ़ेगा, तो मतलब है कि हम दुनिया से ले ज़्यादा रहे और दे कम रहे। तो हमारे यहाँ से क्या होगा कि डॉलर में कमी आएगी। हमारा जो डॉलर रिज़र्व है, वो डॉलर रिज़र्व में कमी आएगी। तो डॉलर रिज़र्व में जिस समय कमी आएगी, यानी डॉलर रिज़र्व में गिरावट आएगी, डिक्लाइन इन डॉलर रिज़र्व। तो जिस समय डॉलर रिज़र्व में कमी आएगी, उसी समय हमारा जो रुपया है, रूपीज़ है, वह रूपीज़ के मूल्यों में, रुपये के मूल्य में और भी गिरावट आने लगेगी। आपको पता होगा कि अभी 4.4
₹4 मतलब हमारा जो अभी है वो मतलब 83 पॉइंट समथिंग तक रुपया गिर चुका था। अभी कुछ समय पहले यानी 1 मंथ पहले से हमारा रुपया मजबूत होना शुरू हुआ, जब थोड़ा-सा हमारे यहाँ कम से कम ये तो ठीक है कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि फिर भी हमारी इकोनॉमी में थोड़ी-सी हमारे यहाँ डॉलर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा और वो भी एफपीआई के माध्यम से ही बढ़ा था। मतलब स्टॉक में भी 2 तरह के स्टॉक होते हैं, आपको पता होगा। एक तरह के स्टॉक में अगर गिरावट आई, दूसरी तरह के स्टॉक में थोड़ा-सा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो जिस कारण से हमारी डॉलर की स्थिति थोड़ी-सी सॉरी हमारी रुपीज़ की स्थिति थोड़ी-सी मजबूत हुई, डॉलर के आगमन के कारण। अब अगर हमारा करेंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ेगा, तो और भी हमारे यहाँ से डॉलर निकलना शुरू होगा और डॉलर अगर निकलना शुरू हुआ तो रुपये के मूल्य में गिरावट आएगी, तो हमारी इकोनॉमी पर से हम निवेशकों का कॉन्फिडेंस कम होगा, तो एफडीआई और एफपीआई को खींच सकते हैं इंडिया से, जिससे और भी डॉलर में गिरावट आएगी। दूसरी बात यह है कि यूएसए के द्वारा जो टैक्स लगाया जाएगा, तो दुनिया में हो सकता है कि आपको याद होना चाहिए कि एक बार 1929-30 में आपने आर्थिक मंदी का नाम सुना होगा। हमने कितनी बार चर्चा की है कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, तो दुनिया में क्या हुआ था कि एक युद्ध छिड़ा था, वो दूसरे प्रकार का आर्थिक युद्ध था। इसको बोलते हैं टैरिफ वॉर एंड करेंसी वॉर। टैरिफ वॉर का मतलब हुआ कि चुंगी युद्ध एंड करेंसी वॉर। अब ये टैरिफ वॉर करेंसी वॉर क्या होता है? जैसे एक कहावत है कि आपने अगर हमारे प्रोडक्ट पर 20% की चुंगी लगाई, तो हमने गुस्सा खाकर एंड रिटेलिएटरी ड्यूटीज हमने 25% लगा दी। फिर आप उधर से रिटेलिएटरी ड्यूटी 30% लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड कि इट इज टैरिफ वॉर। इसको चुंगी युद्ध बोलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा होता है, दूसरे प्रकार का युद्ध होता है, उसको बोलते हैं करेंसी वॉर। करेंसी वॉर का मतलब हुआ कि अगर हमने अपने करेंसी का अवमूल्यन किया, डिप्रिसिएशन किया, तो हमारे करेंसी के डिप्रिसिएशन होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। तो आप अगर हमारा ट्रेड पार्टनर हो, जैसे अगर हमने अपने करेंसी, अपनी मुद्रा में अवमूल्यन किया, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा। तो आप अगर हमारे व्यापारिक सहयोगी हो, तो आप बेचैन हो जाओगे कि भाई ये तो अपना निर्यात बढ़ा रहा और आयात कम कर रहा, उससे उसको घाटा होगा। तो सामने वाला क्या करेगा? रिटेलिएटरी मेजर्स की तरह प्रतिशोध के क्रम में वह भी अपना करेंसी को में अगर हमने 20% का डिप्रिसिएशन लाया है, तो 25% का डिप्रिसिएशन ला देगा, ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े और उसके यहाँ इंपोर्ट कम हो जाए। इसको कहते हैं करेंसी वॉर। तो इसके लिए एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थी, उसका नाम था जॉनसन। तो जॉनसन ने इसके लिए बहुत ही अच्छा नाम दिया। मतलब अच्छा क्या कह सकते हैं, अच्छा हम पेजोरेटिव सेंस में कह रहे हैं कि उसने नाम दिया बेगर दाई नेवर पॉलिसी। बेगर दाई नेगर नेवर पॉलिसी का तो मैं हिंदी आपको नहीं बता सकता। बेगर दाई नेवर पॉलिसी का होता है कि गरीबों को भिखमंग अपने पड़ोसी को भिखमंगा बनाओ की नीति। पड़ोसी को भिखमंगा बनाओ की नीति का मतलब है कि आपके जो पड़ोसी हैं, वह पड़ोसी को आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी की समृद्धि कम हो और आपकी समृद्धि बढ़े। अंततः ये किसी के लिए फ़ायदे में नहीं होता है। ये एक तरह का मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी मानी जाती है। आपको याद होगा कि 16-17 सेंचुरी में यूरोप के जो देश थे, वो मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी को एडॉप्ट करते थे। उसको बोलते हैं वाणिज्यवादी नीति। और वाणिज्यवादी नीति का तकाजा होता है कि प्रत्येक देश अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता था और अपने आयात को कम करना चाहता था, और इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है और इससे दोनों पक्षों को नुकसान होता है। तो यह जो पॉलिसी है, इसको ये जॉनसन ने इसका नाम दिया था। तो एक यह होगा। दूसरी बात ये है, जिस समय सारे देश चुंगी लगाएँगे, तो जब एक दूसरे पर जब चुंगी लगाएँगे और चुंगी युद्ध छिड़ेगा, तो कंज्यूमर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा। यानी प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स मतलब जो उपभोक्ता संबंधी वस्तुएँ हैं, उपभोक्ता संबंधी मूल्यों की उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, तो प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स
हैड टू इंक्रीज, वो बढ़ेगा। जिस समय वो बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, यानी मुद्रास्फीति आएगी। और आप अगर अपने इकोनॉमी को सही भी रखना चाहोगे, लेकिन अगर मुद्रास्फीति आ गई, तो ऐसी स्थिति में बाहर से मुद्रास्फीति भी इम्पोर्ट होके आ जाएगी, या फिर आपको क्या करना होगा? हालाँकि हमारी इकोनॉमी भी फ़ेवरेबल कंडीशन में है, हमारा करेंट अकाउंट डेफ़िसिट जो है वो मैनेजेबल है। तो हमारा जो राजस्व खाता है, वो राजस्व खाता में अभी ज़्यादा घाटे की स्थिति नहीं है। और दूसरी बात है कि हमने अभी रिटेल इन्फ्लेशन को भी बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया है। तो हमारा जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जस्ट अब इस सिचुएशन में है, अप्रैल में हो सकता है आप बहुत जल्दी ये सुखद समाचार सुने कि वह अब अपने क्रेडिट कंट्रोल को कम करेगी और वह करेंसी रिलीज़ करेगी। मतलब क्या है कि वो रेपो रेट को कम करेगी। तो उससे मार्केट में अतिरिक्त पैसा आएगा डिमांड बढ़ने के लिए। लेकिन अगर बाहर से इन्फ्लेशन आ गया, तो फिर हम इन्फ्लेशन को रोक नहीं पाएँगे और ये सारी इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ना है। ये जितने तरह का आप इम्पैक्ट देखोगे, इस सब का इम्पैक्ट, इन सब का एक दुखद परिणाम होगा। इससे ओवरऑल आपका प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में गिरावट आएगी। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो आपका उत्पादन है, उत्पादन एवं एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार में कमी आएगी, रोजगार में गिरावट आएगी। और रोजगार में गिरावट आएगी तो कंजम्पशन कम होगा, मतलब कि उपभोग कम हो जाएगा। और उपभोग में कटौती होगी तो हमारा जो होम मार्केट है वो श्रिंक कर जाएगा। अब बताइए, बाहर वाले बाजार मार्केट में घुसने नहीं दे रहे और हमारा होम मार्केट श्रिंक कर रहा, फिर क्या हाल होगा इकोनॉमी का? अब इतनी बातें सुनकर आपके मन में थोड़ी बहुत घबराहट होने लगी होगी कि भाई ये तो बिल्कुल से डूम्ससेयर की तरह बात कर रहे हैं और डूम्सडे की बात कर रहे हैं। डूम्ससेयर का मतलब होता है कि जो विध्वंस होने की भविष्यवाणी करे, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट का एक समूह है जो इस बात पर चिंता व्यक्त करता है। ओके? अब देखिए, एक इसमें समूह यह भी दिखेगा जो आपको यह कहेगा ये सब टल जाएगा, मतलब कि वो ये कहेगा कि भाई प्रॉब्लम वुड बी एवर्टेड, मतलब कि जो समस्या है, वो समस्या टल जाएगी। समस्या टल जाएगी क्योंकि भारत एवं यूएसए के बीच बड़ी सकारात्मक वार्ता चल रही है और उस सकारात्मक वार्ता के कारण भारत, यूएसए और इंडिया के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि मोदी एवं ट्रंप के बीच थोड़ा-सा एक एक दूसरे के प्रति थोड़ा-सा लगाव की भावना भी है और इंडिया का इस मामले में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़िंग अप्रोच है। इसलिए बीच में इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाएगा, तो दुनिया में जो नुकसान होगा उससे तो भारत को नुकसान होगा, लेकिन भारत व्यक्तिगत तौर पर इसमें बहुत सारे जो इम्पैक्ट है उससे मुक्त होने की कोशिश करेगा। एक विचार इसमें आपको यह भी आएगा, लेकिन जो दूसरा विचार है वो क्या आएगा? कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट, रचनात्मक प्रभाव। जो वैकल्पिक विचार है वो रचनात्मक प्रभाव की बात करेगा, कहेगा नहीं, नहीं विध्वंसात्मक प्रभाव नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अब इसमें एक थियरी है, मैं आपको बताता हूँ। इस थियरी के अनुसार कि इंडिया पूरा-सा इंडिया इंडिया की स्थिति एक तरह से समझिए 18th सेंचुरी के फ्रांस वाली है। इंडियंस ना जब तक ना बहुत जल्दी नया सीखते हैं, ना पुराना भूलते।
तो होता क्या है कि हमें किसी भी पॉलिसी मेजर में, कोई पॉलिसी में रेडिकल चेंज लेने में हम इंडियंस बहुत झिझकते हैं। हम रेडिकल चेंज से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाजवादी इकोनॉमिक मॉडल था, उसका नुकसान हमें 1970 तक समझ में आने लगा था। बावजूद इसके इंडिया और इंडियन ब्यूरोक्रेसी प्लस इंडियन गवर्नमेंट अपनी जिद पर इस पॉलिसी को 1991 तक खींचती रही। तो मतलब यह हुआ कि हम जल्दी किसी नई पॉलिसी मेजर्स को अडॉप्ट नहीं करते। हम हमेशा क्राइसिस के मोमेंट में अडॉप्ट करते हैं और उस क्राइसिस के मोमेंट में अडॉप्ट करने का हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। पूरा मैं पीछे आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ कि हमारे सामने क्राइसिस तब आई थी कि जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। मतलब कि हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ रिलायंट नहीं थे। तो हमें पहले यूएसए से सहायता लेनी पड़ी थी। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पीएल 480 के तहत हम अमेरिका से गेहूं की सहायता वार्षिक तौर पर ले रहे थे। लेकिन जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, तो इंडो पाक वॉर में जो इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश की, उस बात से यूएसए कोई न कोई रूप में नाराज हो गया और लिंडन जॉनसन ने एक पॉलिसी चलाई, उसको कहते हैं शिप फॉर माउथ। शिप फॉर माउथ का मतलब है कि एक-एक शिप हम आपको अनाज तब देंगे, जब आप हमारे पॉलिसी के साथ एग्री करो। तो लाल बहादुर शास्त्री जो इन्होंने तो युद्ध जीता था, तो नारा तो सबसे पहले उन्होंने ही दिया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान यानी घोषणा यह थी कि अब इंडियन किसान को खड़ा हो जाना चाहिए। हालांकि उस नारे देने के बाद, इस स्लोगन के बाद, ही डिडंट गेट द सफिशिएंट टाइम टू इम्प्लीमेंट हिज पॉलिसी एंड ही मेट हिज वेरी सडन डेथ। तो उनका बहुत जल्दी डेथ हो गया। लेकिन उनका जो सक्सेसर इंदिरा गांधी थी, उसने ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, उन्होंने एक काम किया था, खाद्य मंत्री के रूप में सी सुब्रमण्यम की को अपॉइंटमेंट किया था और सी सुब्रमण्यम ने इस हरित क्रांति तथा कथित हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर हरित क्रांति आते ही, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ रिलायंट बन गए। हम कहीं न कहीं खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गए। यहाँ पर क्या हमने देखा, इस क्राइसिस ने हमें अपॉर्च्युनिटी दी लड़ने की और हम लड़कर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए। दूसरी बार आप देखेंगे कि उसी तरह की चीज़ हमारे समक्ष हुई जब हमने नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया था। जब जवाहरलाल नेहरू, कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को हम आपको ढंग से समझाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि उस मॉडल पर आप दोनों पक्षों पर ज़्यादा गहनता से विचार कर सकें। उस मॉडल में वहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो हमारे सामने क्राइसिस आई जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरी सॉरी इंडो पाक वॉर एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन, और दूसरा हमारे सामने क्राइसिस आई कि पंडित नेहरू के द्वारा जो समाजवादी आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, उस मॉडल को कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति। मतलब कि उसको कहते हैं आयात प्रतिस्थापन की नीति। आयात प्रतिस्थापन की नीति यह कहती है कि हमारी आयात में गिरावट रहनी चाहिए, हमारी आयात नहीं बढ़नी चाहिए, भले ही हमारी निर्यात बढ़े या ना बढ़े। ये जो पॉलिसी होती है, यह लॉन्ग टर्म में थोड़ा नुकसानदायक सिद्ध हुई। ये एक तरह से सेमी सोशलिस्ट पॉलिसी थी और इसका नुकसान यह हुआ कि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकी और हम इंपोर्ट को भी नहीं रोक पाए और जन्नत और जहन्नुम दोनों चला गया। क्योंकि एक तरफ हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ता ही रहा, खास के तब जब पेट्रोलियम भंडार और पेट्रोलियम का जब ऑयल क्राइसिस हुई, तेल संकट हुआ इतिहास में 1970s में, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ा फंड ऑयल को इंपोर्ट करने में जाने लगा, तो हम एक बहुत बड़े व्यापारिक घाटे का सामना करने लगे और अंत में हमारी दशा ये हो गई कि 1990 तक आते हुए, विशेषकर जब 91 में जब फर्स्ट गल्फ क्राइसिस हुई, फर्स्ट खाड़ी संकट हुआ और इराक और शेष विश्व के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और जब और पेट्रोलियम की क्राइसिस आई और पेट्रोलियम का फर्दर मूल्य बढ़ा, तो इतनी ज़्यादा महंगाई आ गई और ऐसी इकोनॉमी डिवास्टेटिंग पॉइंट पर पहुंच गई। हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास बस 1 मंथ का फॉरेन करेंसी बच गया था इंपोर्ट करने के लिए एंड वी वर एट ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। और इतना तक कि चंद्रशेखर सरकार को अंत में अपने गोल्ड तक को गिरवी रखनी पड़ी थी। उस वो याद है कि चूँकि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोगों के लिए तो एक करंट मुद्दा था
लेकिन उस समय नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट गठित हुई 91 में और जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुए, तो नरसिम्हा राव की सरकार, क्रेडिट तो नरसिम्हा राव को मिलता है, लेकिन इसमें पहल मनमोहन सिंह ने की थी। क्योंकि नरसिम्हा राव ने स्पष्ट मनमोहन सिंह से कह दिया था कि मनमोहन जी, अगर सफल हुए तो हमारा और अगर विफल हो गए तो आपका। तो मतलब है कि मनमोहन सिंह ने शुरू किया। हमको याद है कि जिस समय 2 चरण में मनमोहन सिंह ने जब अपने करेंसी को डिवैल्यू किया था 19%, तो हमें याद है कि उस समय एक्चुअली होता क्या है कि जिस समय आप, अब देखिए ये थोड़ा-सा टेक्निकल इकोनॉमी की चीज़ है, तो हम यहाँ पर डिटेल्स में नहीं जाना चाहेंगे। मोटे तौर पर आप समझ लें कि जब आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाते हो, जब आप चाहते हो कि आपका जो इम्पोर्ट है, वह इम्पोर्ट आपका रुके, तो वैसी स्थिति में जब आपको एक्सपोर्ट की महत्वाकांक्षा नहीं रहती है, तो आपका करेंसी मजबूत होती है। माने स्ट्रॉन्ग करेंसी होती थी। इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी उस समय, और जब तक स्ट्रॉन्ग करेंसी रहेगी तो आप एक्सपोर्ट के मोर्चे पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो इंडिया की मनमोहन सिंह ने पहली बार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसके लिए एक्सपोर्ट जनरेशन की पॉलिसी अपनाते हुए 2 चरणों में करेंसी को डिवैल्यू किया। परिणाम यह हुआ कि हमारी इकोनॉमी खुलने लगी। उस समय हमें याद है कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इतना तक कहा जा रहा था कि इंडिया को गिरवी रखी जा रही है, फॉरेन कंट्री के हाथों बेचा जा रहा है। ये सब अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है और यह देश को ये प्राइम मिनिस्टर बेच लेगा, यहाँ तक की बातें चलने लगी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने उस क्राइसिस के मूवमेंट में, चूँकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अगर विकल्प रहता तो शायद हम हिम्मत नहीं करते। लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं था, तो हमने हमने हिम्मत की और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप जानते हैं कि आज दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में हम हैं और हम ब्रिटेन को भी ओवरटेक कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भविष्यवाणी है कि हम तीसरी इकॉनमी बनेंगे। अब कहने वाले तो बहुत और आगे तक कहते हैं, लेकिन उतना उतना कम से कम आशावादी मैं नहीं हूँ कि इससे ज़्यादा आपको कुछ बताऊँ। लेकिन देखिए, अब इसमें क्या है कि कुछ जो अ, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, तो देखो 2 तरह के अर्थशास्त्री होते हैं। एक तरह के अर्थशास्त्री होते हैं जिनको आप कह सकते हो, उनको आप थोड़ा केनेसियन, नियो केनेसियन, सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट कह सकते हो। सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट तो थोड़ा-सा एक्सट्रीम हो गए, केनेसियन, नियो केनेसियन। और एक तरह के अर्थशास्त्री होते हैं इकोनॉमिस्ट, उनको आप कह सकते हो अ अ, उनको आप कह सकते हो न्यू लिबरल, नव उदारवादी। नव उदारवादी वही व्यक्तिवादी सोच वाले होते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को पसंद किया था। तो ऐसे अर्थशास्त्री में अगर मैं कुछ नाम बताऊँ, तो उसमें जैसे जगदीश भगवती रहे, अ, अरविंद पानगरिया रहे। इन लोगों को वैसे भी इंडिया के बारे में आपत्ति थी कि इंडिया को प्रॉपर अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, और जब तक इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में अपने ट्रेड को नहीं बढ़ाएगा, इसकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी बाधा बताई जाती है कि हमने ड्यूटीज और टैरिफ बहुत रखा हुआ है, और इतना ही नहीं, हमारा बहुत सारा नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाया हुआ है। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो हमने लगाया हुआ है, तो हम कहने के लिए तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई, आर्थिक उदारीकरण की नीति लाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीति आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हमने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बंद रखा। अभी भी बंद रखा है, क्योंकि अब बताइए, जिस देश की टैरिफ, अगर मान लीजिए, हो सकता है कुछ अतिवादी हो, लेकिन अगर 17% हो, तो इसका मतलब है कि हम बहुत सारी चीजों से वंचित हो रहे हैं। अब इसमें देखिए, जो पॉजिटिव मानते हैं कि यूएसए के इस दबाव के कारण अब हम दो तीन चीज करेंगे। क्योंकि देखिए, एक तरफ कनाडा जैसे देश हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यूएसए को कहा कि हम भी प्रतिशोधात्मक चूंकि लगाएंगे, रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी एक तरह से यूएसए को चैलेंज कर दिया कि देखिए, अगर आप ये रुख लेंगे तो यू विल नॉट टॉलरेट दिस, वी हैव टू रिएक्ट। लेकिन इंडिया ने अंत अंत तक यही कहा कि हम आपसे वार्ता करेंगे, चलिए मिलजुल कर हम कोई रास्ता निकालते हैं। तो मिलजुल कर रास्ता निकालने का हमारा प्रयास क्या होगा कि हम कहीं न कहीं, जैसे देखिए, जो इसके खिलाफ है, जैसे ये ग्रुप वाले जो अभी-अभी मैंने पीछे बताया, इनका कहना है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हम खोलते हैं, तो हमें बहुत नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो खोल सकते हैं।
हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को तो खोज सकते हैं, हम केमिकल सेक्टर को तो खोज सकते हैं। ऐसे सेक्टर को खोज सकते हैं जहाँ ज़्यादा डिवास्टेटिंग नहीं, और बदले में यूएसए के यहाँ साथ हमारी अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है। हो सकता है यूएसए के साथ हमारा एफटीए ही साइन हो जाए इस मुद्दे पर, और ये हो जाता है तो इसका भी फ़ायदा हमको मिल सकता है। अगर 1 मिनट के लिए नहीं होता है तो यूएसए के बार्गेनिंग के कारण अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को कम करते हैं, तो ड्यूटीज़ को कम करने का फ़ायदा क्या होगा? अगर आप ड्यूटीज़ को कम करते हो, तो ड्यूटी ज़्यादा रहने से नुकसान किसको होता है? आप अर्थशास्त्र के नियमों को समझो, माने आप अर्थव्यवस्था के नियमों को समझो। तो ड्यूटीज़ ज़्यादा होने से नुकसान उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को होता है। ड्यूटी ज़्यादा होने से नुकसान एक्सपोर्टर्स को होता है, और ड्यूटी ज़्यादा होने से नुकसान इंपोर्टर्स को भी होता है। क्योंकि एक्सपोर्टर्स को क्यों होता है? तो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास मानिए कॉटन प्रोडक्ट्स हैं। तो कॉटन प्रोडक्शन में अगर हमारा कॉटन प्रोडक्शन में अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है कि अगर मान लीजिए हमको थ्रेड, जिसको यार्न बोलते हैं, वो महँगा मिल रहा है, अगर होम मार्केट में वो महँगा मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर अब्रॉड से हम उसको मंगवा लिया, या इसी तरह का बाकी कंप्यूटर या बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स है, या आप कह सकते हो कि लेदर वर्क्स है। तो लेदर वर्क्स में रहे फुटवियर, ये सब तो खैर आप कह सकते हो कि हमारा अपना होम प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स है, जिसके बहुत सारे कल पुर्जे या पार्ट्स ऐसे होते हैं, जो अगर हम होम मार्केट से उठाते हैं तो उनके कल पुर्जे या पार्ट्स महँगे हो जाते हैं। और इस कारण से हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो पिट जाता है। अब अगर हम उस इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको कहते हैं इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ कि जो मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं, जो आपकी इकोनॉमी में लगती है, और जिस समय वो आपकी इकोनॉमी में लगती है, सॉरी आपके प्रोडक्शन में लगती है, तो उसका सीधा-सा परिणाम होता है कि आपका आउटपुट सस्ता हो जाता है। चूँकि आपने जो मध्यवर्ती वस्तुएँ मँगाई है, वो सस्ती दर पर आपने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से खरीदी। तो फ़ायदा आपको हो गया। तो उस अब देखिए, ये ग्रुप वाले कहेंगे नहीं, नहीं आप नुकसान कर रहे हो। नुकसान क्या कर रहे हो? तो मोदी जी ने बार-बार जो हमारे कोविड-19 के बाद जो वर्ल्ड सप्लाई लाइन जब डिसरप्ट किया, उन्होंने नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ होगा, क्योंकि आपका जो एमएसएमई है वो प्रोड्यूस करती है। बाकी जो आपकी इंडस्ट्री है, होम इंडस्ट्री, उसके रोज़गार छिन जाएँगे, चूँकि आपने बाहर से आयात कर लिया। लेकिन एक और भी तो बात है, कभी आपने सोचा है, क्योंकि हमने अपने होम मार्केट को कॉम्पिटिशन नहीं दिया है, इसलिए उनमें एफिशिएंसी नहीं आई है। और उनका प्रोडक्ट इसलिए महँगा हो रहा है, उनमें कॉस्ट कॉन्शसनेस और क्वालिटी कॉन्शसनेस नहीं है। लेकिन हो सकता है कि बाहर वाली चीज़ हम जब खोल रहे हों, उनमें कॉस्ट कॉन्शसनेस और क्वालिटी कॉन्शसनेस आ जाए, और उनकी प्रोडक्ट भी सस्ता होने लगे, और इससे हमारी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा मिले। एक फ़ायदा तो हमें मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छे ढंग से ले जा रहे हैं। इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स को जो प्रोड्यूस करने वाले हमारे होम इंडस्ट्रीज हैं, वो भी अपने आप को सुधारेंगे, और उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में धीरे-धीरे उनके इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स भी जा सकते हैं। ओवरऑल इससे हमारे निर्यात को और ओवरऑल हमारे मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा हो सकता है। तो कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद हम जद्दोजहद करते आए, और ख़ास के 2011 के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग अ, जो ग्रोथ है उसको टारगेट बनाया, और जब मोदी जी की सरकार गठित हुई, तो उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। इतना ही नहीं, हमने पीएलआई जैसे स्कीम को भी लाए, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आज भी 15-16% के इर्द-गिर्द घूम रही है, जबकि हम 2011 से ही अपनी ओवरऑल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो विनिर्माण उद्योग है, उनकी प्रोपोर्शन को 25% तक ले जाने का टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमने इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा रखा हुआ है। हमने अपने मार्केट को एक्सपोज़ ही नहीं होने दिया। इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है।
हो सकता है कि ट्रंप के दबाव में हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, हमने अपने मार्केट को ओपन किया, उसका फ़ायदा होगा कि हमारी इकोनॉमी में सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इम्प्रूव करेगा, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स हम जब बाहर से मँगाएँगे, इन प्रोडक्ट्स हमारा सस्ता होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी भूमिका बढ़ेगी। बाहर के इंडस्ट्री से कॉम्पिटिशन होगा, तो हमारे जो होम इंडस्ट्री है, वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएँगे, तो हो सकता है हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ हो जाए। तो एक फ़ायदा तो देखिए यहाँ पर आपको रचनात्मक फ़ायदा दिख रहा। दूसरा रचनात्मक फ़ायदा, दूसरा कि एक क्रिटिक्स का यहाँ तक मानना है कि अभी यूएसए यूएसए ने कनाडा, मेक्सिको मेक्सिको एंड मेक्सिको एंड चाइना, कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना, 3 कंट्रीज़ पर मतलब कनाडा और मेक्सिको पर 25% ईच और चाइना पर 20% का ड्यूटीज़ इम्पोज़ किया है। तो इनका ये कहना है कि 50% जो यूएसए का इम्पोर्ट है, वो 50% इम्पोर्ट इन्हीं 3 कंट्री से। यूएसए के मार्केट में जो इम्पोर्ट होता रहा है, माने यूएसए जो आयात करता रहा है, वो 50% आयात इन 3 देशों से करता रहा। अब इन 3 देशों पर जब ड्यूटी लगी, इन 3 देश भी में कनाडा तो रिटेलिएटरी ही है, चाइना भी तो प्रतिशोधात्मक चुंगी लगाएगा ही। तो यूएसए से इनके जो इक्वेशन खराब होंगे इनके, तो इनका इंपोर्ट में कटौती होगी यूएसए के बाजार में, तो इंडिया उसकी क्षतिपूर्ति करके अपने बाजार को बढ़ा सकता है। तो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट इंडिया, क्योंकि इंडिया में एक्सपैंड इट्स मार्केट इन यूएसए। इंडिया उसके जो इंपोर्ट मार्केट है, उसमें कुछ पार्ट पर इंडिया अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो दूसरा फ़ायदा आपको दिख रहा होगा, जो कहने वाले जो फ़ायदा बता रहे, वो ये बता रहे कि इससे इंडिया को अमुक फ़ायदा हो। देखिए तीसरा फ़ायदा, अब क्या होगा कि तीसरा फ़ायदा ये होगा कि एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। जो यूएसए के चुंगी वॉर के शिकार होंगे, वो अपना अल्टरनेटिव कहीं और खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, ईयू का रुख इंडिया के एफटीए के प्रति नरम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का पहले भी अ, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हुआ पड़ा है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का और भी अंडरस्टैंडिंग बनेगा। साउथ कोरिया के साथ इंडिया का पहले ही बन चुका है, जापान के साथ हमारा पहले ही हो चुका है। ईयू के साथ हमारा यूरोपियन सॉरी जो यूएई है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारा पहले ही हो चुका है। अब लाइन में हमारे सामने ईयू है, यूके है। अब इनके साथ हमारे एफटीए हो जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि ये दोनों भी यूएसए से डरे हुए हैं। तो ये हमारे और इनके बीच एफटीए हो जाता है, तो यूएसए भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो क्या होगा कि यूएसए के मारे हुए जो ट्रेड डाइवर्ट करेंगे, वो इंडिया की तरफ देखेंगे, उसका फ़ायदा हमें मिले। इंडिया भी अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफ़ाई करे। मतलब हम अमेरिका से बाहर भी अपने ट्रेड पार्टनर्स को खोजने का प्रयत्न करेंगे, जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तीसरा क्या है कि हम कहीं किसी और कंट्री से जो एफटीए करते हैं, यानी उसको कहते हैं फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हम किसी कंट्री से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे बड़ी बाधा बनती है कि हमने लगभग बहुत सारे स्लैब बनाए हुए टैक्स के कि इस पर हम इतना परसेंट टैक्स देंगे, इस पर हम इतना देंगे, इस पर हम इतना लगाएँगे, इस पर इतना लगाएँगे। तो हमारा किसी देश के साथ एफटीए जम नहीं पाता है, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ थोड़ा ज़्यादा है और बाकी देश कहते हैं कि भाई आपकी ड्यूटीज़ ज़्यादा है। अब अगर हमारा ड्यूटीज़ कम हो गया, तो इसका फ़ायदा होगा कि हमें उन देशों के साथ बड़ी आसानी से एफटीए पर हस्ताक्षर हो जाएगा। उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि एक टर्म आपको बार-बार इकोनॉमिक लेक्सिकन में मिलता है, वो है अमेरिका प्लस चाइना प्लस 1। मतलब क्या?
जो अमेरिका से परेशान होंगे वो इंडिया की तरफ देखेंगे। चाइना से वैसे ही बहुत सारे देश परेशान चल रहे हैं, तो इंडिया को अल्टरनेटिव सेंटर के रूप में इंडिया अमेरिका एंड चाइना प्लस के रूप में इमर्ज कर सकता है। और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट और दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं, वो इंडिया की तरफ अपने प्रोडक्शन सेंटर की तरह देख सकते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होने जा रहा है, और हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाए। और जो अर्थशास्त्री कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी संकट की स्थिति में और भी बेहतर प्रदर्शन करता है। हो सकता है कि ये संकट हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी बन जाए। लेकिन हम स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस में नेचुरल साइंस की तरह कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। समय के साथ आप मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर। इन फ्यूचर जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था, इन फ्यूचर ऑल आर डेड। फ्यूचर में कौन पॉलिसी चेंज कब हो जाए, हो सकता है 2 अप्रैल को, आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ और 2 अप्रैल को ध्यान में करके ले रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि 2 अप्रैल तक सिनेरियो ही चेंज कर जाए। इसलिए लेकिन हम उस डूम शेयर की पंक्ति में नहीं है, हम आशावादी तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे, और हमें लग रहा है कि ऑडियंस को दोनों विचार देने का प्रयास किया है। आप अपनी सुविधा से इन दोनों में से किसी एक विचार को चुन सकते हैं। फिर हम आपसे दूसरे दूसरे किसी लेक्चर में मिलें। तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी